नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं जोमेटो पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए, जोमेटो के 3 बिजनेस सेगमेंट है: फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट और B2B सप्लाई। सबसे पहले फूड डिलीवरी को समझ लेते हैं। जोमेटो हर बार ऑर्डर पे 30 से 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या जोमेटो हर बार इन्वेस्टर का पैसा से ये डिस्काउंट दे रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई डिश 100 रुपये की है तो जोमेटो पे 15 से 20% महंगी मिलती है, तो बाकी का डिस्काउंट कहाँ से आता है? तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट ऑनर से पूछोगे कि आपको कस्टमर को बैठा के खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आएगा या फिर ऑर्डर पार्सल में, तो बैठा के खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आता है, क्योंकि उसके लिए एक वेटर चाहिए होगा, एक प्लेट धोने वाला, और टाइम जितनी देर वो वहाँ बैठे के उतनी देर वो टेबल बिजी रहेगा, और ये सब भी कॉस्ट होती है। तो अगर कस्टमर रेस्टोरेंट ना आए पर ऑर्डर डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो रेस्टोरेंट ऑनर 15 से 20% आराम से डिस्काउंट दे देगा। तो अब इसको सिंपल समझते हैं कि 100 रुपये की चीज़ जोमेटो पे पहले से ही 15 से 20% ज़्यादा कॉस्ट है, और बाकी का 10 से 20% का डिस्काउंट जोमेटो रेस्टोरेंट ऑनर से कमीशन के नाम पे ले लेता है। सो जोमेटो जो डिस्काउंट दे रहा है उस पर जोमेटो को कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो जोमेटो नो लॉस नो प्रॉफिट पे फूड डिलीवरी कर रहा है। लेकिन फिर जोमेटो को लॉस क्यों हो रहा है? तो जोमेटो को बाकी बहुत से एक्सपेंस है, जैसे डिलीवरी बॉय को वो ज़्यादा सैलरी देता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय हर वक्त रेडी रहते हैं फूड डिलीवरी के लिए। ऐप और वेबसाइट मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है, सर्वर मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है, कस्टमर सपोर्ट का भी कॉस्ट होता है। ये सबसे जोमेटो को एक्सपेंस ज़्यादा आता है। तो अब ये सवाल आता है कि इन्वेस्टर अपना पैसा कब तक इन्वेस्ट करेंगे। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि जोमेटो का बिजनेस प्लान हो सकता है, वो है एडवर्टाइजमेंट का। अगर किसी रेस्टोरेंट ऑनर को अपने किसी फूड को सबसे ऊपर शो कराना है तो जोमेटो ये फीचर्स अपने ऐप में देता है, जिससे रेस्टोरेंट को ऑर्डर ज़्यादा आएगा और इसका बदले जोमेटो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। और अगर किसी और रेस्टोरेंट को अपना बैनर ऐड या किसी और तरह का ऐड चलाना है तो जोमेटो उससे भी चार्ज लेगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट को बिजनेस का 50 से 60% जोमेटो से आ रहा है तो वो रेस्टोरेंट जोमेटो पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और वो रेस्टोरेंट जोमेटो को पैसे देगा अपने रेस्टोरेंट या अपने फूड को ऊपर दिखाने के लिए, और फिर जोमेटो उस पैसे को उस रेस्टोरेंट के ऑर्डर पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, ताकि हर कोई जोमेटो से ही ऑर्डर करे, और ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहेगा और जोमेटो पैसा कमाता रहेगा। अब बात करते हैं कंसल्टेंसी सर्विस की, जो कि जोमेटो का आगे का ये भी प्लान हो सकता है। अब सोच के देखिए, जोमेटो के पास कितना सारा डेटा है। जोमेटो को ये पता है कि दिल्ली के किस रेस्टोरेंट में कौन से डिश सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मुंबई में किस एरिया में कौन सा डिश का क्या प्राइस रखने से ज़्यादा सेल आएगा। जोमेटो को प्रॉपर एक एक चीज़ सारा डेटा पता है। लोगों के सारे फूड हैबिट जोमेटो के पास है। सपोज करिए कि आपको एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो जोमेटो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा कि आपके एरिया में कौन सा फूड का डिमांड किस प्राइस पे ज़्यादा है। इसके बदले जोमेटो आपसे मोटी फी लेगा। जोमेटो एक चीज़ और भी कर सकता है कि चूँकि जोमेटो के पास हर एरिया का सारा फूड के साथ प्राइस का डेटा भी है, तो वो अपने खुद का रेस्टोरेंट चेन ओपन कर सकता है या फिर खुद का फूड ब्रांड लॉन्च कर सकता है। तो ये जो डेटा का पावर है, इन्वेस्टर इन डेटा के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। आगे चल के जोमेटो के बिना कोई रेस्टोरेंट चल नहीं पाएगा, या अगर जोमेटो ने अपना रेस्टोरेंट या फूड ब्रांड लॉन्च कर दिया तो कोई इसके सामने टिक नहीं पाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी की रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2019 की तुलना में 105% की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि लागत में केवल 47% का ग्रोथ हुई। फाइनेंशियल ईयर 2019 में फूड डिलीवरी के 4 कंपनी थी: उबर ईट, फूड पांडा, स्विगी
और जोमेटो, जिससे मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। फाइनेंशियल ईयर 2020 के ख़त्म होते तक मार्केट में सिर्फ 2 कंपनियां रह गई, जिसके कारण जोमेटो में फाइनेंशियल ईयर 2020 में फूड डिलीवरी 108% का ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि जोमेटो ने उबर ईट इंडिया को एक्वायर कर लिया था। कंपनी के इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 42,611 करोड़ का मार्केट कैप है। वही कंपनी का शेयर का प्राइस बात करें, करंट प्राइस कंपनी का क्या है शेयर का, तो 53 रुपये के आसपास में कंपनी का शेयर का पर शेयर का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा, मतलब कि स्टॉक पी यहाँ पर माइनस शो कर रहा, तो आप इसे कंपेयर अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि इंडस्ट्री पी से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि माइनस में है आपका स्टॉक पी, तो इसे अवॉइड करते हैं। आपको स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी को हम लोग अवॉइड करते हैं अभी के लिए इस स्टॉक में। बुक वैल्यू की बात करें तो 21 रुपये समथिंग का बुक वैल्यू है। वही प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.48 लगभग 2.5 का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से, तो इसका पर शेयर का प्राइस लगभग 2.5 गुना ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ दिख रहा है क्लियर आपको कि ये लगभग 53 रुपये के आसपास चल रहा है। तो बुक वैल्यू से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा महंगा, तो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है पर शेयर, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 शो कर रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, मतलब आगे आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा इस शेयर में। यहाँ पे फेस वैल्यू 1 का चल रहा है। ईपीएस की बात करें जो माइनस में है, जो कि एक परेशानी की बात है। वही कंपनी का आरओसी बात करें, आरओसी जो कि माइनस में 10 है, -10% है, परेशानी की बात, दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। आरओई की बात करें तो -10% ये भी है, ये भी आपकी परेशानी की बात है। और ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है, तो ये आपका 76% का सेल्स ग्रोथ है, अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये -82% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। सीधी से यहाँ देखने को मिल रहा है कंपनी सेल तो कर रही है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, तो ये एक सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ देखने को मिल रही है। कैश की बात करें तो लगभग 1,500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश है। वही अगर डेट की बात करते हैं तो 30 करोड़ 30.5 करोड़ के आसपास से कंपनी के पास डेट है। तो एक यहाँ पे देखने में तो ये मिल रहा है, अच्छी बात देखने को मिल रही है, कंपनी पे डेट बहुत कम है और कैश बहुत ज़्यादा है, जो कि दिक्कत अच्छी बात देखने को मिल रही है। बट फ्रेंड्स ऐसे आप इसे अच्छा ना समझ ले कि कंपनी के पास कैश ज़्यादा है डेट कम है तो वो कंपनी अच्छी है, कैश रिच है तो कंपनी अच्छी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने होते हैं। खैर वो डिटेल में अभी आगे समझेंगे। आगे चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 0 है। खैर अगर जोमेटो में या इस टाइप की कंपनी में अगर किसी कंपनी में 0 भी होता है तो वैसी कोई परेशानी की बात नहीं होती है, और भी कंपनी अच्छी होती है जो जिनका प्रमोटर होल्डिंग 0 होता है, जैसे कि आईटीसी का प्रमोटर होल्डिंग 0 है, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा है, कंपनी मोनोपोली एक तरह से काम करती है और कंपनी के पास कैश रिच है, सब कुछ अच्छा है कंपनी का। आईटीसी जो कि आप जान ही रहे होंगे आईटीसी, क्योंकि जिस कंपनी जो अच्छी बड़ी कंपनी होती है उनका अगर प्रमोटर होल्डिंग 0 भी है तो वैसी कोई बात नहीं होती दिक्कत की, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है अपने नंबर से, कंपनी के फिगर्स पे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस फाइल पे, मतलब कि वो कंपनी कैसे काम करेगी वो प्रमोटर होल्डिंग पे डिपेंड नहीं होती। बट फिर भी ऐसा नहीं होता है कि हर कंपनी को प्रमोटर होल्डिंग को 0 ही देखें तो चलेगा, ऐसा भी बात नहीं होती है। बट फिर भी जोमेटो के मामले में अगर प्रमोटर होल्डिंग 0 है तो आप यहाँ पे ओके कंसीडर कर सकते हैं। खैर अब इसे शॉर्ट में समझते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं कि अच्छी बात क्या है, दिक्कत वाली बात क्या है। तो सबसे बात करते हैं कि अच्छी बात क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कहा जा सकता है कि कैश कंपनी का पास अच्छा खासा है, डेट कम है, तो आप इसे अच्छे में कंसीडर कर सकते हैं, करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सेल्स है कंपनी के पास, बट प्रॉफिट में अभी तक कंपनी नहीं आई है। तो इस वजह से कंपनी के पास कैश कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, कंपनी पे डेट कितना भी कम क्यों ना हो, अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात आ जाती है, अगर वो माइनस में चल रही है तो इस वजह से अगर कंपनी के पास कैश ज़्यादा है भी तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं इसे अच्छा कंसीडर नहीं कर सकता कि कंपनी के पास कैश रिच है, अच्छे में कंसीडर नहीं कर सकता। तो इसका अच्छा होना, कैश का ज़्यादा होना, डेट का कम होना कोई फ़ायदा नहीं है कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। ईपीएस कुछ खास नहीं है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक पी अभी यहाँ पे तो माइनस में है, तो ये भी एक कुछ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप इसे अवॉइड करिए पूरी तरह से। और उसके बाद आरओसी यहाँ पे माइनस में है, आरओई यहाँ पे माइनस में चल रहा है, ये दोनों रेशियो भी आपका माइनस में है।
आपका। तो और एक वैल्यूएशन की बात करें तो हाँ, वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पे अब यहाँ पे 2.5 गुना ज़्यादा मिल रहा है। 2.5 गुना पर शेयर का प्राइस अपने बुक वैल्यू से, प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 2.5 गुना है। तो पर शेयर अपने बुक वैल्यू से लगभग 2.5 गुना ही ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है कि वैल्यूएशन भाव बहुत ज़्यादा शेयर का नहीं है। बस एक यही चीज़ मुझे यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मुझे किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अच्छा है। तो अगर मैं इसका इनिशियल रेशियो की बात करें कंपनी का, तो मुझे ये अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इसे अच्छा कंसीडर नहीं करूँगा। खैर आगे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस फाइल देखते हैं कंपनी का, तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइल्स में सेल्स की बात करें तो देखिए सेल्स यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। बट फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि कंपनी के कोर बिजनेस से क्या आया कंपनी का, अगर वो देखते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूअस माइनस में ही चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता देखना, क्योंकि कंपनी जो बिजनेस कर रही है एक्चुअल उसके बिजनेस से क्या प्रॉफिट आ रहा है, तो वो हम लोग को ये बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में है, जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। तो इस वजह से क्लियर यहीं पे क्लियर हो जाता है हम लोग को कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फाइल अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। आगे चलते अदर इनकम देखते हैं। तो अदर इनकम यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी के पास अदर इनकम है, जो कि अच्छी बात है। बट इस तरह की कंपनी में अदर इनकम को अवॉइड करते हैं। अदर इनकम यहाँ पे उतना वैल्यू नहीं रखता है। अदर इनकम आपके फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के लिए, शेयर के लिए, कंपनियों के लिए वैल्यूएबल होता है, बाकी सेक्टर के लिए उतना नहीं होता है। तो अदर इनकम को अवॉइड करें। बट हाँ, अदर इनकम कंपनी के पास अच्छा खासा है, जो कि 771 करोड़ का कंपनी का अदर इनकम है, जो कि एक अच्छी बात है। बट फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फाइल के लिए। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसके लिए अदर इनकम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी कट कटा के क्या बचता है, तो कंपनी अभी भी माइनस में चल रही है, जो कि बहुत ही परेशानी की बात है। वही ईपीएस की बात करें तो ये भी माइनस में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ईपीएस माइनस में है। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। बट कंपनी का ईपीएस पिछले मार्च 2022 में कंपनी का ईपीएस अचानक से अच्छा खासा, जो बहुत ज़्यादा, देखिए पहले का ईपीएस बहुत ज़्यादा था, अर्निंग पर शेयर कंपनी का बहुत ज़्यादा माइनस में था। बट ये भी यहाँ पे कम हुआ है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। बट आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी तक प्लस में नहीं आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक प्लस में नहीं आया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रॉफिट एंड लॉस फाइल को अगर बात करते हैं कि अच्छा है कि नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फाइल बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो अगर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी का, तो शेयर कैपिटल देखें तो शेयर कैपिटल कंपनी पिछले 2 साल में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। क्योंकि शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना आपका एक तरह से कर्ज की तरह होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, टेंशन हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फिर भी शेयर कैपिटल इंक्रीज होना परेशानी की बात तो बिल्कुल होती है। और यहाँ पर शेयर कैपिटल अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान यहाँ पर हो किया जा सकता, इंसान परेशानी वाली बात हो सकती है कि अचानक से बहुत ज़्यादा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 5 साल में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। और ये अगर डेट की बात करते हैं, कंपनी पे कर्ज क्या है, तो अगर कर्ज देखते हैं तो कंपनी का 30 करोड़ का कर्ज है। कंपनी पिछले 2 साल में अपने कर्ज को कम किए, अच्छी बात है, कर्ज कम की है। बट क्या फ़ायदा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फाइल में अगर देखते हैं तो जाके कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपका कंपनी का दोनों माइनस में चल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी का अगर डेट कम भी है और कर्ज ज़्यादा भी है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे अच्छा कहना कि कंपनी कर्ज अपने कर्ज को कम कर रही है। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं कंपनी का कैश फ्लो को। तो कैश फ्लो अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में है पिछले 2 साल से, परेशानी की बात। नेट कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। तो नेट कैश फ्लो देखें तो कंपनी 2021 के बाद 22 मार्च में आपका पिछले मार्च 2020 में तो माइनस में थी, 21 में प्लस में आ गई कैश फ्लो कंपनी का, और मार्च 2022 में अच्छा खासा प्लस में है, 123 करोड़ का कंपनी के पास नेट कैश फ्लो है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में है। तो नेट कैश फ्लो यहाँ पर ओके सा कहा जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का
माइनस में है बट नेट कैश फ्लो प्लस में है, अच्छा खासा प्लस में है। तो आप इसे अच्छा कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट फिर भी अगर ओवरऑल मोटा मोटी कहा जाए तो कंपनी का नेट कैश फ्लो ओके है, अच्छा इसे कह सकते हैं। बट फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। आप आइए यहाँ पे देखिए इनिशियल रेशियो में कंपनी का कैश यहाँ पर अच्छा खासा है और डेट कम है, जो कि बैलेंस शीट में भी देखने को मिल रहा था। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस फाइल में देखते हैं तो कंपनी भी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं आई है, कंपनी अभी भी माइनस में लॉस में ही चल रही है। जब से शुरू हुई है कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अगर ये जो कंपनी के पास कैश ये शो कर रहा है इतना ज़्यादा और डेट इतना कम है, तो ये जो कैश शो कर रहा है जाहिर सी बात है कंपनी फंड रेज कर रही है, अपने इन्वेस्टर से पैसे उठा रही है, वो पैसे कंपनी के पास है जो यहाँ पर शो कर रहा है। और कंपनी अपने कर्ज अपने जो फंड को रेज की है मार्केट में या मार्केट से या इन्वेस्टर से, उसे यहाँ पर यूज़ कर रही है और कंपनी उसी के सहारे चल रही है, जिस वजह से कंपनी का जो ये इतना ज़्यादा कैश शो कर रहा है वही है जो कंपनी अपने यूज़ कर रही है अपने कैश को। तो लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं आई है, जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि लंबे अवधि में अगर अभी आप जा रहे हैं तो ध्यान से जाइएगा, कंपनी का अभी फ़िलहाल के लिए बहुत हेवी क्वांटिटी के साथ मत जाइएगा। और कंपनी का ये हालात कब सुधर रहे हैं ये हमें कब क्लियर होगा, तो आप दो चीज़ पे ध्यान रख सकते हैं। पहला, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कब प्लस में आ रहा है। आप ध्यान रखते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ इसका कंपनी का धीरे धीरे कम होते हुए अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब कि कंपनी प्रॉफिटेबल में आ रही है, तो कंपनी की चीज़ें अब अच्छी हो रही है। तो इससे एक चीज़ समझ में आएगा कंपनी अब सही है, कंपनी लॉन्ग टर्म में लंबे अवधि में इसके साथ जाया जा सकता है, तो वो हमें एक इंडिकेट करेगा। दूसरा चीज़ हमें क्या इंडिकेट करेगा कि कंपनी की हालत सुधर रही है कि नहीं सुधर रही है, तो ये हमें दूसरा हमें ये पता चलेगा हमें इबिट्टा से। इबिट्टा जो कंपनी का होता है, ये इबिट्टा से हमें क्लियर हो जाएगा कंपनी का कि कंपनी की हालात सही हो रही है कि नहीं और आगे भी कैसे रह सकती है। अगर इबिट्टा कंपनी का फिलहाल के लिए देखिए, इबिट्टा कंपनी का तो अच्छा खासा माइनस में, बहुत ज़्यादा कंपनी का 1000 समथिंग का इबिट्टा माइनस में चल रहा है। और इबिट्टा क्या होता है, कंपनी का कामकाजी मुनाफा। कामकाजी मुनाफा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंपनी का, कि कंपनी का कामकाजी मुनाफा क्या है। तो इबिट्टा माइनस में है, जो कि बहुत परेशानी की बात है। अगर ये धीरे धीरे कंपनी का इबिट्टा जो है धीरे धीरे प्लस में आता है और इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, जो माइनस में है वो धीरे धीरे कम होते हुए प्लस में आता है और प्लस में वो इंक्रीज होने लगता है इबिट्टा, तो आप समझ लीजिएगा कंपनी के पास एक ऐसा कुछ प्लान है कि कंपनी लंबे अवधि में अच्छा खासा ग्रो करेगी। तो ये दो चीज़, प्रॉफिट ग्रोथ आपका एक तो आपका हो गया प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का जो है, प्रॉफिट ग्रोथ का आपको ध्यान में रखना है कि माइनस में से होते हुए प्लस में आ रही है कि नहीं आ रही है। और साथ में कंपनी का जो इबिट्टा होता है, ये आपको इबिट्टा को ध्यान रखना है कि ये भी माइनस में होते हुए प्लस में आ रही है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें प्लस में आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि कंपनी के पास एक अच्छा प्लान है लंबे अवधि में अपने आप को प्रॉफिटेबल में लाना और आगे और भी ज़्यादा ग्रो करना। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।